तो देखिए, अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल पूरी तरीके से हो चुका है। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आगे आखिर होगा क्या, कौन होगा तालिबान का चेहरा, किसके हाथ में होगी करोड़ों लोगों की जिंदगियां। आखिर तालिबान इतना मजबूत हो कैसे गया कि पूरी दुनिया के सामने सबसे ताकतवर देशों को उसने पीछे छोड़ दिया है। आखिर कैसे सबसे ताकतवर देशों की फौज ने भी अपने हाथ खींच लिए। ये चेहरा आज की तारीख में दुनिया भर में चर्चा के केंद्र में है। अब अफगानिस्तान की कमान इसी शख्स के हाथों में है। नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उम्र 53 साल, परिचय तालिबान का संस्थापक सदस्य और वर्तमान में अंतरिम तालिबान सरकार का प्रमुख। लेकिन इसका ताज़ा परिचय ये है कि अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। रविवार को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब वहां नई सरकार को लेकर कवायदे तेज हो गई हैं। ऐसे में तालिबान के सबसे ताकतवर चेहरे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अफगान की कमान संभालने की रेस में बरादर क्यों आगे है, उसकी बात करें उससे पहले तालिबान के मौजूदा 5 बड़े चेहरों के बारे में जान लीजिए। हैबतुल्ला अखुंजादा 2016 से तालिबान का प्रमुख। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तालिबान का संस्थापक सदस्य। मुल्ला मोहम्मद याकूब, डिप्टी चीफ तालिबान, मुल्ला उमर का बेटा। सिराजुद्दीन हक्कानी, डिप्टी चीफ तालिबान, हक्कानी नेटवर्क का चीफ। अब्दुल हकीम हक्कानी, वार्ता टीम का प्रमुख। वैसे तो ये 5 बड़े चेहरे हैं, लेकिन काबुल पर कब्जे के बाद बरादर का कद सबसे बड़ा हो गया है। बरादर ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों के लिए बयान जारी करते हुए कहा है, तालिबान प्रमुख रहे मुल्ला उमर के बेहद करीबी माने जाने वाले बरादर का कद इस बात से भी समझा जा सकता है कि बीते दिनों सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच बीजिंग जाकर चीन के नेताओं से मुलाकात करने वाला भी बरादर ही था। 1978 में जब सोवियत के खिलाफ तालिबानियों ने गोरिल्ला वॉर छेड़ा था, तब बरादर उसमें सक्रिय था। सोवियत सेना की वापसी के बाद बरादर का कद बढ़ता गया। उसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर कई मदरसे बनाए, जहां तालिबान लड़ाके तैयार किए गए। 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी, तब भी बरादर की अहम भूमिका थी। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद बरादर को भागना पड़ा। 2010 में बरादर की कराची से गिरफ्तारी हुई। शांति वार्ता के लिए 2018 में बरादर को रिहा करना पड़ा। इसके अलावा तालिबान को आर्थिक रूप से मजबूत करने के पीछे भी बरादर की बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति और आगे क्या परिणाम होंगे तालिबान के टेक ओवर के बाद, इस पर बात करने के लिए जगविंदर पटियाल हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जगविंदर, चूंकि आपने अफगानिस्तान को बहुत करीब से देखा है, समझा है और कवर तक किया एक्सटेंसिवली, तो आप बेहतर समझ पाए होंगे कि जो मौजूदा स्थिति है ये किस ओर ले जा रही है। देखिए, मौजूदा स्थिति जो इस ओर ले जा रही है, यहाँ हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। अगर आप देखें कि जब रशिया ने अफगानिस्तान को छोड़ा था तो सेम यही हालात बन गए थे। मैं आपको बताता हूं कि 1987 में नजीबुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया था रशिया की तरफ से, और उन्होंने 1992 तक राज किया। जब 1992 में रशिया वापस चला गया, रशिया में विद्रोह हो गया, पैसा आना अफगानिस्तान को बंद आ गया, हथियार आना बंद हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि नजीबुल्लाह के खिलाफ सिविल वॉर छिड़ गई और नजीबुल्लाह को जो है वो काबुल का बुचड़ कहा जाने लगा। और ये कहा जाने लगा कि इस राष्ट्रपति को हटाना है। और इस पूरे समीकरण के बीच में 2 बड़े नाम उभर कर आए थे उस वक्त, और वो थे अजहर मसूद जो कमांडर हुआ करते थे, और दूसरा नाम था बुरहानुद्दीन रब्बानी का। इन दोनों नेताओं ने मिलकर, जो दोस्तम थे वो कमांडर हुआ करते थे नजीबुल्लाह के, उन्होंने उनको अपनी तरफ मिला लिया और सिविल वॉर छिड़ गई। जो 4 साल 92 से लेकर 96 तक का दौर रहा वो सिविल वॉर में गुजरा। रब्बानी को प्रेसिडेंट बना दिया गया और नजीबुल्लाह को मारे मारे ढूंढने लगे ये सब लोग, यहां तक कि काबुल एयरपोर्ट को सीज कर दिया गया था। और काबुल एयरपोर्ट पर तमाम दोस्तम के 1500 तकरीबन लड़ाके लगा दिए गए थे ताकि वो भाग ना पाए। 4.5 साल तक काबुल के यूएन हेडक्वार्टर में रहते रहे नजीबुल्लाह, और वो भारत भागना चाहते थे लेकिन भारत उनको आने नहीं दिया गया। 96 में जब तालिबान का राज हुआ तो इन्होंने यूएन के हेडक्वार्टर से निकालकर नजीबुल्लाह और उनके भाई को मारा।
उनको पूरी काबुल की सड़कों पे घड़ीसा गया और उसके बाद उनके शव को जो है वो राष्ट्रपति भवन के सामने एक चौराहा होता था, वहां बाजार के बीच में लटका दिया गया। अशरफ गनी को यह पता था कि इस तरह का खून खराबा अब भी हो सकता है। अगर आप 48 घंटे पहले अशरफ गनी की स्टेटमेंट देखें राष्ट्रपति के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और हम इस तरह से सरेंडर नहीं करेंगे, काबुल पर कब्जा नहीं करने देंगे। मेरे ख्याल ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जो उनको पश्चिमी देशों ने कहा होगा कि आपको निकलने के लिए अब इस तरह से रणनीति बनानी होगी ताकि तालिबान ये समझे कि आप डटकर मुकाबला करेंगे, काबुल में आपकी फोर्सेज उनका मुकाबला करेंगे और आप वहां से निकल लें। तो इसलिए वो तजाकिस्तान जहां गए हैं, तजाकिस्तान का बॉर्डर उत्तर अफगानिस्तान जो है उसके साथ लगता है, केवल आमू रिवर को क्रॉस करना पड़ता है। और जब मैं पहली बार 2001 में वहां गया था तो इसी तजाकिस्तान की दुशांबे में राजधानी है, वहां से हम ख्वाजा बहुद्दीन जो उत्तर पश्चिम का पूर्व का इलाका है वहां से हम एंटर किए थे। तो ये पूरे समीकरण जो तजाकिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, सबसे बड़ा सेफ हेवन तुरंत यही हो सकता था अशरफ गनी के लिए। जी जगविंदर, बहुत ही बारीकी से आपने सारा समीकरण समझा दिया। हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़े। और तालिबान देखिए, चारों तरफ एक ही आवाज सुनने को मिल रहा है, लेकिन आखिर ये तालिबान है क्या और कैसे इतना ताकतवर हो गया? तालिबान की पूरी कहानी आप देखिए। ये नया तालिबान है, ये पहले से ज्यादा ताकतवर तालिबान है। आज का तालिबान पहले से ज्यादा अमीर है। अमेरिकी और नाटो सेना से 20 साल से जंग के बाद आखिरकार तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। लेकिन तालिबान के सफर को समझने के लिए आपको आज से करीब 40 साल पीछे चलना होगा। 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ रूस का कब्जा था, जिसके खिलाफ मुजाहिदीन कहे जाने वाले हथियारबंद लड़ाकों ने करीब 9 साल तक गोरिल्ला युद्ध लड़ा। इस दौरान अमेरिका पर मुजाहिदीन की मदद का आरोप लगा। खैर 1989 में सोवियत सेना के जाने के बाद 1992 तक अफगानिस्तान में गृह युद्ध के हालात बने रहे। 1994 आते आते तक मदरसों के छात्रों का एक ग्रुप तैयार होने लगा जो अफगानिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए लड़ने की बात करता था। नाम था तालिबान। पश्तून भाषा में तालिबान तालिब शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है छात्र। ये सुन्नी मुसलमानों का एक ऐसा गुट था जो अफगानिस्तान को इस्लामी कानून के मुताबिक चलाना चाहता था। तालिबान को खड़ा करने के पीछे मुल्ला उमर सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। 1996 तक काबुल पर तालिबान का कब्जा होता गया और उन्होंने अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात नाम दे दिया। 1998 तक अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। तालिबान ने सिनेमा पर पाबंदी लगा दी, मर्दों को दाढ़ी कटवाने पर रोक लगा दी, गुनहगारों को इस्लामी कानून से सजा दी जाती, औरतों के लिए पर्दा वाजिब कर दिया गया। सार्वजनिक तौर पर तालिबान की तरफ से सजा दिए जाने की तस्वीरों से दुनिया सिहर उठी। इसी बीच 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ और अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी। अब एक बार फिर जब तालिबान की वापसी हुई है तो लोगों में खौफ का माहौल है। खासकर महिलाओं को डर है कि वो घरों की दहलीज तक कैद हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान यूथ के प्रतिनिधि रह चुकी आयशा खुर्रम ने भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए आशंका जताई है कि तालिबान के आते ही महिला शिक्षा पर सबसे ज्यादा चोट पड़ सकती है। Who were in their final semesters of study, they might not even graduate and see their graduations. A lot of young women in Herat province, they reported that some of female students were not allowed to enter the university. Taliban did not allow them, and regarding the status of women under their rule, and then they will decide whether women can go to schools or workplaces. So the future, the survival, all of these things are the primary concerns of Afghans right now. तो अफगानिस्तान में हालात बेहद ख़राब है और इसको और कौन बेहतर समझा सकता है उनके अलावा जो खुद अफगानिस्तान में रहे हैं, जिन्होंने तालिबान का राज अपनी आंखों से देखा है। हमारे साथ मौजूद है अफगानिस्तान से आई महिलाएं दीप कौर, हरिंदर कौर, साथ ही आपको बता दें ट्रांसलेटर के तौर पर हमारे साथ कंवलजीत जी भी हैं जो बताएंगे कि ये क्या कह रहे हैं, और फ्रीलांस जर्नलिस्ट अहमद शीर बख्शी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले हरिंदर जी, आपसे ये जानना चाहूँगी, चूँकि आप लोग साल 2000 में, जितना मुझे मालूम है, आप 2000 में यहाँ वापस भारत लौट आए थे। आपने भी देखा कि वहाँ किस तरीके के हालात थे, आपने खुद क्या कुछ फेस किया अफगानिस्तान?
जो ऑक्सीजन जितना ऑक्सीजन से कीजिए आपके को। कंवल जी अगर आप सवाल उनको बता सकें और वो जो कहें आप समझा सकें तो। ये हालात के हाथ से हालात ना कि 2000 के स्वामी ओले हालात के होना ओले डर साडा ते डर खतरा था। हाँ साडा ते डर वो तालिबान ने भी साडा ते मुसलमान ने भी साडा ते डर। वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ज़्यादा। हम घर से नहीं निकल पाते थे, घर में बंद जैसे जेल में थे वैसे ही रहना पड़ता था। गुरुद्वारे भी नहीं जा सकते थे। क्या घर के बाहर हमेशा ऐसे हालात रहते थे? हाँ जी। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं दीप कौर। दीप, चूँकि वहाँ पे हालात इस कदर ख़राब रहे 2001 से पहले, लोग कहते हैं कि बिना बुर्का के वहाँ महिलाएं निकल नहीं सकती थी। ऐसे में कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वहाँ? ना निकल सकता खोलो खोलो। कंवल जी आप अगर सवाल उनको दोहराकर आप पूछ सके। बोगरा पहनदा सी हाँ वो साचे बोगरा पहनदा सी ऐसा आँख ना सके ना निकल ना सकता सी गुरुद्वारे में ना बन सकता सी। सारा तो बहुत डर है कि वो हालात गया उसके बाद कि हुकूमत बैठे भी सारा तो वटे सटेंदा नहीं। दीप से हम समझेंगे कि वहाँ के हालात क्या थे और बुर्का पहन के जो नहीं निकलता था उनके साथ क्या होता था। हमारे साथ फ्रीलांस जर्नलिस्ट अहमद बशीर बख्शी भी हैं। अहमद बशीर, चूँकि जब किसी चीज़ की वहाँ आज़ादी थी ही नहीं, ऐसे में अगर पत्रकार होने के तौर पर आपने वहाँ क्या कुछ देखा? पत्रकारिता की बात करें तो वहाँ कैसा माहौल रहा हमेशा? अभी जो माहौल है वहाँ पे माहौल बहुत सारा बुरा हालात है। जैसे हम वहाँ पर देख रहे कि तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा किया। जो अभी रिसेंटली 2 स्टेट बचा था, काबुल और पंजशेर, कि अभी फ़िलहाल रिसेंटली काबुल को भी कब्ज़ा किया है, सिर्फ पंजशेर स्टेट बचा है। और काबुल ये पाकिस्तानियान है ये और तालिबान ने ये अफवाहें फैलाएँ कि जो 12 साल से एज के जो लड़की है उससे अबव और 45 से नीचे जितने भी लड़की मिलता है उसको पकड़ के हम अपने निकाह में लाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक कुछ प्रूफ है जो तालिबान ने हर घर में गया है और वहाँ से जो लेडीज़ है, बच्ची है, मतलब महिलाएं हैं 12 से अबव और 45 से नीचे, उसको बेहोश करके उसको ताबूत में रखा है और उसको पाकिस्तान डिलीवरी कर रहा था। कि ये फिर रास्ते के बीच में ये कैप्चर हुआ और ये पकड़ लिया। और उसके साथ साथ अभी किसी को पढ़ाई करने का अभी परमिशन नहीं दे रहे हैं और सारे घर में बैठ गए, सब क्लोज अप हो चुका है। और एक और वो है कि डॉक्टर अब्दुल्ला और करज़ई जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान है, और अब्दुल्ला और मुल्ला बरदर मोहम्मद एक स्टेटमेंट दिया है कि अफ़गानिस्तान का ये जो काबुल स्टेट है हम सेफ्टी के लिए, मतलब सेफ्टी का हम वो दे रहे हैं, स्टेटमेंट दिया है कि हम सेफ्टी के लिए गारंटी दे रहे हैं कि सेफ आप सब लोग सेफ़ हो। और कुछ कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड किया है कि अगर आप लोग से तालिबान के नाम पे कोई लूटता है या ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ करता है तो आप लोग इस नंबर में कांटेक्ट कर दीजिए। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये मतलब सच बात हो, क्योंकि ये बशीर जो आप कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत संगीन हो जाता है कि छोटी बच्चियां जो 12 साल से ऊपर 35 साल से कम की महिलाएं हैं उनको जोर ज़बरदस्ती के साथ बंद कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और उसको फिर आगे किसी और देश भेजा जाता है। अपने आप में बहुत संगीन हो जाता है। कंवल जी इससे पहले हमने सवाल पूछा था दीप कौर जी से, अगर आप उनका जवाब हमें बता सकें, क्या कहा उन्होंने? मैम इनका ये कहना है कि मतलब तालिबान का जो टाइम था उस समय भी मतलब ये घर से तो निकल नहीं सकते थे, अगर ना गुरुद्वारे जा सकते थे, फिर भी गुरखा तो ये पहनते ही थे। ये सच है कि गुरखा पहनते थे। और उसके बाद भी जब वो तालिबान की हुकूमत गई, जब बैठे थे तब भी मुसलमान जब ये गुरुद्वारे जाते थे उस समय थोड़ा बहुत छूट मिला था। जब गुरुद्वारे जाते थे या किसी के घर जाते थे तब भी उन पर पत्थर फेंका जाता था, थूका जाता था। मतलब सेफ तब भी नहीं थे और अब तालिबान के टाइम में तो बिल्कुल नहीं थे। जी,
ठीक है, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि वहाँ जो हालात हैं वो पूरी तरीके से अगर कोई समझा सकता है अच्छे तरीके से तो वो आप ही हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता प्रणय भी जुड़ गए हैं। प्रणय, यूएनएससी की बैठक होने वाली है, अहम बैठक, क्या इसमें आज कुछ क्या अहम चीज़ों पर बातचीत हो सकती है? और साथ ही ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आखिर जो ट्रीटी 2001 में बनी थी, वो ट्रीटी जिसमें अमेरिका की दखलंदाजी हुई थी अफगानिस्तान में, वो कौन सी ट्रीटी थी और अब फिर उसी ट्रीटी के तहत वो कैसे वापस हो रहे हैं? देखिए, नेटो के तहत ये कार्रवाई की गई थी जब अमेरिका ने जो है कार्रवाई की थी अफगानिस्तान के अंदर। 9/11 के बाद में अमेरिका दाखिल हुआ और नेटो में, चूंकि नेटो की जो ट्रीटी है उसके मुताबिक अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो उसे सब देशों पर हमला माना जाता है और एक कलेक्टिव रिस्पांस जो है वो दिया जाता है। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ट्रूप्स थे वो अफगानिस्तान में मौजूद रहे, लेकिन धीरे धीरे इसकी कीमत भी बढ़ने लगी। ये साफ होने लगा था, अगर हम जनरल पेट्रियस जो कि CIA के चीफ भी रहे, सेंट्रल कमांड के चीफ रहे, उनका आप हाल ही में दिया हुआ इंटरव्यू को सुने तो वो ये साफ कहते हैं कि ये साफ होने लगा था कि हम इस लड़ाई में जीत नहीं सकते, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत डिफिकल्ट टेरिटरी है जहां पर ग्राउंड फोर्सेस के साथ जीतना बहुत मुश्किल है। हम केवल एक लिमिटेड इलाके को कैप्चर कर सकते थे। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया पाकिस्तान को लेकर भी कि अगर पाकिस्तान के अंदर आतंकी पनाहगाहें बनी हुई हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तो ऐसे में अफगानिस्तान को स्थिर रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और इसी के कारण शायद वजह थी कि अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अब आज क्या होगा, सिक्योरिटी काउंसिल किस चीज के ऊपर विचार कर सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अफगानिस्तान के हालात को स्थिर कैसे किया जाए, क्योंकि तमाम देश हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे ईरान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, भारत हो, तुर्कमेनिस्तान हो, चीन हो, तमाम देशों की चिंताएं हैं इस चीज को लेकर कि अगर अफगानिस्तान बिल्कुल प्रणय, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो आपने उठाया था कि सबकी निगाहें इस बात पर है कि अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व आखिरकार इस बैठक पे कौन करने वाला है। प्रणय, आपका भी और तमाम जो अफगानिस्तान से भारत लौटे मेहमान हैं उनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।